Hello friends. In this video, we are going to talk about the melting point of d block elements. हमने पिछले वीडियोस में एटॉमिक साइज को कवर किया, आयोनाइजेशन एंथैल्पी को कवर किया और पूरे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कवर किया, which includes d and f block elements. So this is the fourth video of this chapter. So in this session, we are going to talk about the melting point. ठीक है? तो what we say over here is कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना क्लास, दे से दैट दिस मेल्टिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n-1 डी में अनपेड इलेक्ट्रॉन्स. ओके, यूपी इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या होता है? अनपेड इलेक्ट्रॉन्स प्लस ns इलेक्ट्रॉन्स. ओके, सो दे से दैट कि जितने ज्यादा n-1 डी सबशेल में अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उतना ज्यादा वो डी ब्लॉक एलिमेंट का मेल्टिंग पॉइंट होगा. सो दिस इज द फर्स्ट पैरामीटर. ठीक है. द सेकेंड पॉइंट दे से इज दैट कि ये जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना क्लास, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक मास. तो जो एलिमेंट का एटॉमिक मास ज्यादा होगा, मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम ये बोलेंगे कि उसका मेल्टिंग पॉइंट जो रहेगा वो ज्यादा रहेगा. और ये बहुत लॉजिकल है, क्योंकि अगर एटॉमिक मास ज्यादा है तो उनके एटम्स का बॉन्ड तोड़ने के लिए, द इंटर एटॉमिक बॉन्ड तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगा. इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो वो बॉन्ड तोड़ने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी लगेगा, विच विल इंक्रीज द मेल्टिंग पॉइंट. And the third factor on which the melting point depends is on close packing. Close packing. Close packing का मतलब क्या होता है क्लास, कि अगर स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीटली पैक्ड है, मतलब अगर मान लो उसमें वॉइड स्पेसेस बहुत ही कम है, तो देन जनरली हम ये बोलते हैं कि उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है. तो आपको याद होगा, जब मैंने ऑफलाइन सेशंस भी लिया था, तब मैंने ऐसा बोला था कि देर आर वेरियस स्ट्रक्चर्स ऑफ सॉलिड्स दैट आर अवेलेबल, जो हम सॉलिड स्टेट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, जिसमें पहला होता है एससीसी, दूसरा होता है बीसीसी और तीसरा होता है एफसीसी. मेजरली ये तीन हम पढ़ते. देन वी स्टडी एचसीपी, सीसीपी ऑल्सो. तो एससीसी का मतलब मैंने आपको क्या बताया था? सिंपल क्यूबिक सेल. फिर बीसीसी का मतलब क्या होता है? बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल. एफसीसी का मतलब होता है फेस सेंटर क्यूबिक सेल. एचसीपी का मतलब होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग. और सीसीपी का मतलब होता है क्यूबिक क्लोज पैकिंग. तो ये सारे ना डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ सॉलिड्स हैं. तो आई विल जस्ट गिव यू वन एग्जांपल. अगर आप एचसीसी, बीसीसी और एफसीसी का बात करो, तो एफसीसी में पैकिंग जो होता है ना, वो बहुत ज्यादा होता है, विच मीन्स दैट कि उसमें वॉइड स्पेसेस बहुत कम है, जिनके वजह से अगर कोई सॉलिड अगर एफसीसी स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होगा. आई विल गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल ऑफ एलिमेंट गोल्ड. जो एलिमेंट गोल्ड होता है ना, वो आप आगे जाके पढ़ोगे, वो एफसीसी स्ट्रक्चर में होता है. तो एफसीसी में आप सॉलिड स्टेट चैप्टर में पढ़ोगे, जो पैकिंग एफिशिएंसी होता है वो मोर देन 70% का होता है. बीसीसी में होता है इट इज क्लोज टू 68%. और एफसीसी में इट इज ओवर 45%. 45% से ज्यादा पैकिंग होता है. तो जितना ज्यादा पैकिंग होगा, उतना ज्यादा जगह वो सॉलिड के अंदर भरा पड़ा रहेगा, और उतने ही कम वॉइड स्पेसेस होंगे. और कम वॉइड स्पेसेस होंगे, कम एम्प्टी स्पेसेस होंगे, तो मेल्टिंग पॉइंट जो रहेगा वो ज्यादा रहेगा. सो व्हाट आर द थ्री पैरामीटर्स ऑन विच मेल्टिंग पॉइंट हम डिसाइड कर सकते हैं? द फर्स्ट इज प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ n-1 डी में अनपेड इलेक्ट्रॉन्स along with ns इलेक्ट्रॉन्स. दूसरा है एटॉमिक मास. तीसरा है क्लोज पैकिंग. ठीक है. सो दिस आर द थ्री फैक्टर्स जो जनरली हम यूज करते हैं मेल्टिंग पॉइंट के ट्रेंड्स को डिसाइड करने में. ठीक है ना. अब हमें यहाँ पे क्या करना है? तो बोलना है कि सर, जो आपने एटॉमिक साइज के लिए किया, जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी के लिए किया, सेम तरीके से हम मेल्टिंग पॉइंट का भी ट्रेंड पढ़ेंगे. मतलब पहले पूरे डी ब्लॉक का ट्रेंड पढ़ेंगे. ओके, एंड देन वी विल ट्राई टू सी अबाउट 3D सीरीज. ठीक है. तो यहाँ पे अभी मैं डी ब्लॉक का ट्रेंड लिख रहा हूँ. तो इसमें जो ट्रेंड होता है, तो उसमें ट्रेंड में आता है, यहाँ पे ध्यान दो,
अगर ग्रुप्स 3 और 12 को मैं यहाँ पे लिखूं, ग्रुप 4 से 10 को मैं यहाँ पर लिखूं, एंड देन यू हैव ग्रुप 11। ओके, ये ग्रुप्स की बात चल रही है, यहाँ पे चाहिए तो मैं लिख देता हूँ, वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रुप नंबर्स। देखो ना, एटॉमिक साइज भी सबसे पहले हमने ऐसे ही पढ़ा, ग्रुप वाइज ट्रेंड पढ़ा, 3D 4D 5D का। आयोनाइजेशन एंथैल्पी का भी वही ट्रेंड पढ़ा। सेम मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड पढ़ेंगे। विल कीप द फ्लो यूनिफॉर्म सो दैट वी डोंट हैव मच कंफ्यूजन। तो 3 to 12 में अगर आप देखो तो यहाँ पे मैं अगर लिख दूँ 3D 4D और 5D, ठीक है, यहाँ पे भी मैं लिख दूँ 3D 4D और 5D। ओके, यहाँ पे मैं लिखूंगा 3D, यहाँ पे मैं लिखूंगा 3D, फिर आ जाएगा 5D, एंड देन आ जाएगा 4D। ठीक है, जो ट्रेंड है वो यहाँ पे देखो ऐसा है। फॉर ग्रुप 3 एंड ग्रुप 12, 3D का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू 4D, 4D का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू 5D। जब आप ग्रुप 4 to 10 आओगे तो ये ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा, मतलब 5D का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू 4D, एंड 4D का ज्यादा होगा 3D का। पर ये कब अप्लाई होगा? जब एलिमेंट्स ग्रुप 4 से लेकर 10 में प्रेजेंट। ठीक है, और आप ध्यान से देखो ये वाला जो ग्रुप है दैट इज 4 to 10, यहाँ पे जो ट्रेंड आप फॉलो कर रहे हो इट इज अ नॉर्मल ट्रेंड, क्योंकि डाउन द ग्रुप एटॉमिक मास क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो बट ऑब्वियसली मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ना चाहिए। तो जो एबनॉर्मल या एक्सेप्शनल या यूनिक केस है वो ग्रुप 3 12 का है, एंड देन ग्रुप 11 का है। ग्रुप 4 to 10 फॉलोज द नॉर्मल ट्रेंड। ठीक है, ग्रुप 11 में देखो वो लोग बोलते हैं 3D का सबसे ज्यादा होगा, फिर 5D का और बाद में 4D का। सो लेट्स टेक सर्टेन एलिमेंट्स। अगर मैं आपको दे दूं स्कैंडियम, यट्रियम और लैंथेनम, तो किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा? तो यहाँ पे लिख लेते हैं, देखो स्कैंडियम है, देन यू हैव यट्रियम, एंड देन यू हैव लैंथेनम। तो ये ग्रुप 3 में फॉल होते हैं। तो ग्रुप 3 में तो 3D का सबसे ज्यादा होता है। सो हियर यू विल से दैट स्कैंडियम का सबसे ज्यादा होगा एज कंपेयर टू यट्रियम एंड लैंथेनम। अगर मैं ग्रुप 12 के बारे में बात करूं, ग्रुप 12 के एलिमेंट्स क्या होते हैं? अगर ग्रुप 12 में देखा तो यहाँ पे आ जाएगा जिंक, देन आ जाएगा कैडमियम, एंड देन यू हैव मर्क्यूरी। तो अगर आप ये ध्यान से देखोगे तो वही होगा, जिंक का सबसे ज्यादा होगा मेल्टिंग पॉइंट एज कंपेयर टू कैडमियम एंड मर्क्यूरी, बिकॉज इट फॉल्स इन ग्रुप 12, और ग्रुप 12 में 3D के एलिमेंट का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। ओके, जैसे मैंने आपको एटॉमिक साइज में बोला था क्लास, आपके पास 10 ग्रुप्स है डी ब्लॉक में। ठीक है, और 3 सीरीज हमें पढ़ना है, दैट इज 3D 4D और 5D। और एक ग्रुप अगर आप ले रहे हो ग्रुप 3, जैसे स्कैंडियम, यट्रियम और लैंथेन है, इसमें आप 4 MCQs बना सकते हो। कैसे? 3D सीरीज, मतलब ग्रुप 3 में किसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है, किसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम है, अरेंज इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर, अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। तो एक ग्रुप में मिनिमम आप 4 MCQs बना सकते हो, देर आर 10 ग्रुप्स। तो 40 MCQs तो आप मेल्टिंग पॉइंट के यहीं पे आपके हो गए। सेम 40 MCQs आपने एटॉमिक साइज के किए, वही 40 MCQs आपने आयोनाइजेशन एंथैल्पी के किए। और ये तो मैं बेसिक वाले बोल रहा हूँ, और कोई केस तो मैंने लिया नहीं है। बेसिक बेसिक 120 MCQs अपने यहाँ तक अभी तक हो चुके हैं। ठीक है, सो इफ यू रिमेंबर दिस ट्रिक्स, दिस चैप्टर विल बिकम सुपर इजी फॉर यू। लेट्स टेक ग्रुप 11। ग्रुप 11 में आता है कॉपर, गोल्ड और सिल्वर। तो यहाँ पे आ जाएगा कॉपर 3D में, फिर 5D में आएगा गोल्ड, और फिर 4D में आएगा सिल्वर। ठीक है, तो ये आप ध्यान से देखो, जस्ट लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट्स, एनी डिफिकल्टीज। अच्छे से देखो।
ठीक है, अब ग्रुप 4 से 10 वाला कोई एक ग्रुप ले लेते, मान लो अगर मैं ग्रुप 4 ले लूँ, तो ग्रुप 4 में सबसे पहले कौन आता है, क्लास टाइटेनियम आता है। ओके, उसके बाद आता है जिरकोनियम, और उसके बाद आता है हॉफनियम। इसमें आप ट्रेंड को कैसे डिसाइड करोगे, तो बोलेगा सर ये ग्रुप 4 में फॉल होते हैं, तो ग्रुप 4 में डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बढ़ जाता है, तो हॉफनियम का ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है ये, तो ये आपको एकदम अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पूरा डी ब्लॉक का ट्रेंड। अब हम थ्री डी सीरीज के ट्रेंड के बारे में बात करते हैं। अगर थ्री डी सीरीज के ट्रेंड में अगर हम देखें, तो आप देखोगे स्कैंडियम से क्रोमियम तक जब आप जाओगे, तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन n-1 डी सबशेल जो है वो इंक्रीज होने वाला है। देखो यहाँ पे, क्योंकि n-1 डी सबशेल पे जितने इलेक्ट्रॉन्स है अनपेड वाले वो डिसाइड करेंगे। तो स्कैंडियम से क्रोमियम तक आप जाओगे, तो n-1 डी सबशेल मतलब थ्री डी सबशेल, थ्री डी सबशेल में नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते जाएंगे। जैसे मान लो टाइटेनियम में दो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बराबर है ये। उसके बाद अगर आप देखोगे टाइटेनियम के बाद वेनेडियम, वेनेडियम में 3d3 4s2, तो तीन अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्रोमियम में पांच अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सो दे से दैट टाइटेनियम टू क्रोमियम जब आप जा रहे हो, तो मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बढ़ रहा है, बिकॉज द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आर इंक्रीजिंग। बराबर है ये। जब आप क्रोमियम से मैंगनीज आओगे, तो आइडियली मेल्टिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा ही होना चाहिए मैंगनीज का, बट मैंगनीज हैज अ वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। और उसका रीजन क्या है, उसका रीजन हमने ऑलरेडी एटॉमिक साइज वगैरह में डिस्कस कर लिया है। मैंगनीज, और इनफैक्ट उसके नीचे जो एलिमेंट है टेक्नीशियम, मैंगनीज एंड टेक्नीशियम, दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, दे हैव अ लो मेल्टिंग पॉइंट। और इसका रीजंस हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। क्या रीजंस है, जैसे मान लो मैंगनीज के लिए मैं बोल रहा हूँ, तो टेक्नीशियम में भी वही अप्लाई होगा। डी5 कॉन्फ़िगरेशन है, डी5 स्टेबल होता है। आप मुझे बताओ स्टेबल क्यों होता है, ये बहुत बार हमने ऑफलाइन में डिस्कस किया है। प्लीज डू नॉट से दैट कि वो हाफ फिल्ड है, वो हाफ फिल्ड है वो सही है, बट इन एडिशन टू दैट पॉज करो वीडियो और बताओ मुझे क्या रीजन था। यस, इट इज ड्यू टू हायर एक्सचेंज एनर्जी, जो हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा था। सो ड्यू टू हायर एक्सचेंज एनर्जी डी5 कॉन्फ़िगरेशन इज वेरी स्टेबल। देन आपको याद आएगा वो वीक मेटालिक बॉन्ड बना रहा था, एंड ड्यू टू वीक मेटालिक बॉन्डिंग इट हैज अ लूज पैक स्ट्रक्चर। So due to loose pack structure, the melting point is very very low, क्योंकि एटॉमिक साइज बहुत ज्यादा है, इंटर एटॉमिक इंटरैक्शन बहुत कम है। ओके, बिकॉज मैंगनीज को बॉन्ड बनाना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो अपने डी5 कॉन्फ़िगरेशन में स्टेबल है। याद करो एटॉमिक साइज में पूरा बताया था मैंने कि वो मेटालिक बॉन्ड बनाना नहीं चाहेगा, बिकॉज वो अपने ग्राउंड स्टेट में ही बहुत ज्यादा स्टेबल है। तो melting point will be very very less, because the metallic bond formed by manganese is very very weak, तो उसको मेल्ट कराने के लिए कम ताकत लगेगा, सो लो मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर हुआ ही है। उसके बाद आप मैंगनीज के बाद आप आयन पे आओगे, तो आयन का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो मैंगनीज से ज्यादा होगा, बट क्रोमियम से कम होगा, क्योंकि क्रोमियम में देर आर 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, देर आर 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, बट आयन में देर इज 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन द डी सबशेल, और फिर वो मेल्टिंग पॉइंट कम होते जाएगा। तो सर थ्री डी सीरीज का ट्रेंड क्या है, आप बोलोगे कि लेफ्ट टू राइट पहले थोड़ा सा इंक्रीज होगा, क्रोमियम तक इंक्रीज होगा मेल्टिंग पॉइंट। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। फिर क्रोमियम से मैंगनीज आप जाओगे, तो धड़ाम से मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा फॉर मैंगनीज, बिकॉज ऑफ द रीजंस जो हमने डिस्कस किया। वंस अगेन द रीजंस आर डी5 कॉन्फ़िगरेशन, हाफ फिल्ड, बिकॉज ऑफ हाई एक्सचेंज एनर्जी, वो बहुत ही ज्यादा स्टेबल है। देन वीक मेटालिक बॉन्डिंग होता है, जिसकी वजह से लूज पैक स्ट्रक्चर वो बनाएगा, तो मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कम हो जाएगा। ओके, और उसके बाद धीरे धीरे मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा। क्लियर हुआ है ये। ओके, तो लेट्स गो थ्रू द एनसीईआरटी ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। यहाँ पे देखो डायग्राम दिया है उन्होंने, तो इफ आई कैन
जूम थोड़ा सा। हाँ, ये वाला देखो। अगर आप ये थ्री डी सीरीज में देखो, अगर आप ये थ्री डी सीरीज में देखोगे, यहाँ पे ध्यान दो, यस आई एम शेयरिंग द पीडीएफ। हाँ, ये देखो, ये थ्री डी सीरीज का ट्रेंड है। जस्ट 1 मिनट, मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। ओके। और अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे ध्यान दो, अभी देखो मैं ये बता रहा हूँ, ये वाला देखो। देखो, जब आप टाइटेनियम से, जब आप देखो यहाँ पे ध्यान दो, टाइटेनियम से क्रोमियम तक जा रहे हो, देखो, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। जैसे मैंने बोला ना, टाइटेनियम में 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स डी सबशेल में, वेनेडियम में 3 होता है, क्रोमियम में 5 होता है। पर आप देखो उसके बाद क्रोमियम से जब आप मैंगनीज जा रहे हो ना क्लास, तो हमारा एक्सपेक्टेशन ये होना चाहिए था, जो मैंने आपको बताया कि मैंगनीज का भी तो ज्यादा होना चाहिए ना, क्योंकि मैंगनीज का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है क्लास? मैंगनीज का कॉन्फ़िगरेशन होता है, आपको पता है, मैंगनीज का कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं लिखूं यहाँ पे, इफ आई राइट द कॉन्फ़िगरेशन फॉर मैंगनीज, इट इज आर्गन 3d5 4s2। तो सर इसमें भी तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें भी डी सबशेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। तो हमारा एक्सपेक्टेशन ये होना चाहिए था कि उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। बट देखो, मैंगनीज का मेल्टिंग पॉइंट धड़ाम से कम हो गया। क्यों कम हो गया? बिकॉज ऑफ द रीजंस जो मैंने आपको बताया ना अभी। क्या रीजंस बताया मैंने? बिकॉज ऑफ डी फाई कॉन्फ़िगरेशन। इट इज बिकॉज ऑफ डी फाई कॉन्फ़िगरेशन। डी फाई कॉन्फ़िगरेशन होने के कारण वो वीक मेटालिक बॉन्डिंग बना रहा है, लूज पैक स्ट्रक्चर रहेगा, हाई स्टेबिलिटी रहेगा बिकॉज ऑफ हायर एक्सचेंज एनर्जी। ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद अगेन मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा सा बढ़ रहा है और आयन, क्योंकि 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, तो मैंगनीज से ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि आयन डज नॉट हैव अ वीक मेटालिक बॉन्डिंग, वो लूज पैक स्ट्रक्चर नहीं बना रहा है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट तो मैंगनीज से ज्यादा होगा। पर उसका मेल्टिंग पॉइंट क्रोमियम से कम होगा। क्यों? क्योंकि क्रोमियम में 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं और आयन में 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि 3d6 होता है ना, तो 3d6 में 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जा रहा है दिमाग में? देखो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, मुझे एक बच्चा पूछ रहा है कि सर वो 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन कैसे आए। आयन की बात चल रही है, ठीक है। तो आयन में अगर आप ये देखो, अगर आप ये ऐसा देखो, तो इसमें देखो, 1 2 3 4 5 और ये 6, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स 4 आ गया ना आयन में। तो आयन का मेल्टिंग पॉइंट मैंगनीज से ज्यादा होगा, पर क्रोमियम से कम होगा, क्योंकि क्रोमियम में तो 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है। क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d5 4s1, आर्गन रहेगा 3d5 4s1। तो बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है ये, कि क्रोमियम और आयन में किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, तो बोलेंगे हम क्रोमियम का ज्यादा है। और फिर आप देखो आयन के बाद, बट ऑब्वियस है, मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कम होते जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स जो है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कम हो रहा है। देखो, आप आयन से कोबाल्ट जाओ, निकल जाओ, कम हो रहा है मेल्टिंग पॉइंट, देखो कम हो रहा है, बिकॉज नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कम रहेगा। क्या ये पूरा थ्री डी सीरीज का ट्रेंड समझ में आया? यस। लेट्स गो फॉर 4D सीरीज। 4D में देखो वही, जिरकोनियम से नायोबियम आप जा रहे हो, नायोबियम से मोलिबेडम जा रहे हो, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है। बट मोलिबेडम से टेक्नीशियम आ रहे हो, तो देखो धड़ाम से कम हो गया, बिकॉज ऑफ द सेम रीजन। देखो मैंने क्या बोला आपको, कि टेक्नीशियम का डी5 कॉन्फ़िगरेशन होगा, वीक मेटालिक बॉन्डिंग होगा, लूज पैक स्ट्रक्चर होगा, बहुत ही ज्यादा स्टेबल है बिकॉज ऑफ हाई एक्सचेंज एनर्जी। फिर रूथेनियम का थोड़ा सा बढ़ जाएगा, और फिर धड़ाम से बाकी सबके लिए कम होते जाएगा। बराबर है। तो ट्रेंड वही है कि लेफ्ट टू राइट पहले इंक्रीज होगा, ओके, फिर एक एक्सेप्शनल लो मेल्टिंग पॉइंट दिखेगा मैंगनीज वाले ग्रुप का, फिर वो जिस नेक्स्ट वाला जो एलिमेंट है उसका, अगर मान लो 3D सीरीज है तो मैंगनीज से ज्यादा होगा, और फिर धीरे धीरे कम होते जाएगा। ये वाला देखो, ये वाले ट्रेंड में भी आपको वही दिख रहा है। आप होफियम टू टेंटेलम जाओ, फिर टेंटेलम टू टंगस्टेन जाओ, तो बढ़ रहा है।
फिर आप देखो टंगस्टन टू रीनियम आप आओ, तो अगेन जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम हो गया। धड़ाम से कम नहीं हो रहा है, आप देखो उतना स्टीप डाउनफॉल नहीं है जितना क्रोमियम से मैंगनीज के लिए था। बराबर है ये। तो ये D5 हो जाएगा यहाँ पे, मतलब ये रीनियम का। तो इसकी वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट कम रहेगा। ओके, और फिर आप देखो रीनियम का, आप देखोगे रीनियम का से ऑस्मियम आप जाओगे तो मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कम हो रहा है, एंड देन ऑब्वियसली बाकी सब में भी कम होते जाएगा। तो क्या ये आपको मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड समझ में आया? अगर आप ये ट्रेंड को ठीक से देखोगे तो आप देखो 3D सीरीज में जब आप क्रोमियम से मैंगनीज आ रहे हो तो धड़ाम से कम हो रहा है, एकदम स्टीप डाउनफॉल है। बराबर। जब आप मॉलिबेडम से टेक्नीशियम आ रहे हो तो मेल्टिंग पॉइंट कम हो रहा है, बट उतना स्टीप डाउनफॉल नहीं हो रहा है मेल्टिंग पॉइंट के ट्रेंड में जितना 3D सीरीज में हो रहा था। बराबर है ये। और जो सबसे ऊपर जो 5D सीरीज है उसमें टंगस्टन से रीनियम आ रहे हो तो मेल्टिंग पॉइंट तो कम हो रहा है, बट एकदम कम वे में कम हो रहा है। अब देखो ना उतना स्टीप डाउनफॉल नहीं आ रहा है। तो सबसे ज्यादा स्टीप डाउनफॉल 3D सीरीज के लिए होता है क्रोमियम से मैंगनीज, फिर उसके बाद मैंगनीज से टेक्नीशियम के लिए होता है, और सबसे कम डाउनफॉल मेल्टिंग पॉइंट के ट्रेंड में टंगस्टन टू रीनियम आ रहा है दिमाग में ये? ओके। सो ये आपको एकदम अच्छे से पता होना चाहिए था। ओके। तो यहाँ पे अभी हमें ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके लिख लेते हैं based on the data that you see over here, the the points that we need to note down over here। अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि 3D सीरीज में, 4D सीरीज में और 5D सीरीज में मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट अगर मैं आपको पूछूं तो किसका होगा? तो 3D सीरीज में क्रोमियम का होगा, देखो ये सारे MCQs है। फिर यहाँ पे आ जाएगा मोलिबेडम 4D में, और यहाँ पे आ जाएगा टंगस्टन। आपको याद होगा फिजिक्स में आप पढ़ते ही हो कि टंगस्टन जो होता है इट हैज अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, एंड दैट इज द रीजन व्हाई इट इज यूज्ड इन अ फिलामेंट। वो फिजिक्स में आप पढ़ते हो बिकॉज ऑफ अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। अगर आपने क्रोमियम वाले ग्रुप को देखा तो क्रोमियम मॉलिबेडम और टंगस्टन में किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा? तो बोलेगा सर वो सिंपल है, क्रोमियम ग्रुप 6 में आता है। तो आप देखो 4 to 10 वाले के लिए क्या, 4 to 10 वाले ग्रुप के लिए क्या ट्रेंड हमें फॉलो करना है? तो आप ये बोलेंगे कि क्रोमियम का मेल्टिंग पॉइंट मॉलिबेडम से कम होगा और मॉलिबेडम का टंगस्टन से कम होगा। मतलब कहने का बात ये है कि 3D 4D और 5D में सबसे ज्यादा जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हमें कहाँ पे दिखने वाला है? वो हमें दिखने वाला है टंगस्टन में। तो ये भी एक MCQ है जो आपको एकदम अच्छे से याद रखना है। क्या ये क्लियर हुआ? पूरी तरह से ये क्लियर हुआ? मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट इन 3D 4D 5D और बाद में आ, ये क्रोमियम मॉलिबेडम और टंगस्टन में किसका ज्यादा होता है वो आपको पता होना चाहिए। ओके। तो ये था पूरा मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड। अब इसी ट्रेंड में हम और एक ट्रेंड पढ़ लेंगे, एंड वो ट्रेंड क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। रुक, आई विल राइट इट डाउन ओवर हियर। वो ट्रेंड है अपना एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। ये ट्रेंड को हम एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन बोलेंगे या फिर हीट ऑफ एटोमाइजेशन बोलेंगे। तो ये एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन का मतलब क्या होता है बोलने का? सर दिस इज सो वेरी सिंपल। मान लो अगर आपको कोई एलिमेंट या कोई मॉलिक्यूल को आपको उसको एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है इनटू इट्स करस्पॉन्डिंग एटम्स। ओके, तो उसको हम एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन बोलेंगे। एक मैं सिंपल एग्जांपल आपको देता हूं, जैसे मान लो क्लोरीन गैस है, उसको आप कन्वर्ट कर रहे हो इनटू इट्स एटॉमिक फॉर्म, तो इट विल गिव यू क्लोरीन गैस। और क्लोरीन गैस एटॉम फॉर्म में, उसके एटम के फॉर्म में अगर आप कन्वर्ट कर रहे हो तो यहाँ पे जो एंथैल्पी लगता है उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। इसको डेल्टा H बोलेंगे। तो आपको क्या याद रखना है? आपको ये याद रखना है कि एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन
for D block, that is 3D, 4D and 5D, will follow the same trend as that of melting point. मैं लिख देता हूं यहाँ पे, it will follow the same trend as that of melting point. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर मैं बोलूं कि ग्रुप 3 में 3D का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, विच मीन्स दैट 3D का एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी ज्यादा होगा। भाई जो मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड है वो ही एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन का ट्रेंड होगा। अगर मैं कॉपर, गोल्ड और सिल्वर देखूं, तो कॉपर, गोल्ड और सिल्वर में सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट कॉपर का होता है, और इसीलिए कॉपर के वायर्स हम इलेक्ट्रिकल वायरिंग में यूज होता है, सिल्वर हम यूज नहीं कर सकते, इवन दो सिल्वर इज अ वेरी वेरी गुड कंडक्टर देन कॉपर एंड एल्यूमिनियम। हाँ, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। सिल्वर इज अ वेरी गुड कंडक्टर, it is a very good conductor, even more good conductor than copper and aluminum। फिर भी हमारे घर के इलेक्ट्रिकल वायरिंग में, ओके, हम कॉपर क्यों यूज करते हैं? बिकॉज कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट सिल्वर से ज्यादा होता है। यस, कॉस्ट इज वन ऑफ द फैक्टर कि सिल्वर बहुत महंगा होता है, बट द टेक्निकल रीजन इज कि सिल्वर का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम होता है एज कंपेयर टू दैट ऑफ कॉपर। तो मान लो कहीं पे हाई ट्रांसमिशन हो रहा है, हाई पावर ट्रांसमिशन, तो हो सकता है कि कॉपर के वायर्स मेल्ट हो जाए, इसलिए हम वो यूज नहीं करते। सो टू रीजंस, वन इज टेक्निकल रीजन, वन इज कॉस्ट फैक्टर। टेक्निकल रीजन ये बोलता है कि सिल्वर का मेल्टिंग पॉइंट कॉपर से कम होता है, और दूसरा है कॉस्ट फैक्टर की सिल्वर इज वेरी एक्सपेंसिव, मोर एक्सपेंसिव देन कॉपर। तो मैं ये बोल रहा था कि कॉपर, गोल्ड और सिल्वर में किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है? देखो, कॉपर का ज्यादा है। देखो मैं हाईलाइट भी कर रहा हूं यहाँ पे, आई विल हाईलाइट दिस पॉइंट कि कॉपर, गोल्ड और सिल्वर में मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा आ रहा है? कॉपर का आ रहा है, बराबर है ये। तो अगर मैं एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन पूछूं, तो किसका एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ज्यादा होगा ग्रुप 11 में? तो आप बोलेंगे कॉपर का ज्यादा होगा। क्यों? जो मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड है वो ही एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन का ट्रेंड होगा। क्या ये बात समझ में आई? ओके। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। दे से दैट कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं ना क्लास, दे हैव वेरी हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, they also have very high boiling point except for certain elements। okay, they say that कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं ना, उनका एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन बहुत ज्यादा होता है, उनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, और वोलेटिलिटी बहुत कम होता है, एक्सेप्ट फॉर द एलिमेंट्स, यहां पे ध्यान दो, एक्सेप्ट फॉर द एलिमेंट्स जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी, मैंगनीज, टेक्नीशियम। ओके, क्या बोलेंगे हम ये बोलेंगे कि except for this D block elements have high एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, जिसको मैंने डेल्टा एच ए से रिप्रेजेंट किया है, एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो। अब मेटल्स का बॉइलिंग पॉइंट कैसे होगा? भाई मर्क्यूरी तो लिक्विड है ना, तो उसका तो बॉइलिंग पॉइंट हो सकता है, और मान लो मेटल को मेल्ट करवा लिया, मोल्टन फॉर्म में ले लिया, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो बाद में तो आप बॉइलिंग पॉइंट मेजर कर ही सकते हो। दूसरा इसका क्या पॉइंट है कि हैव लो वोलेटिलिटी। लो वोलेटिलिटी मतलब जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी, जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी, मैंगनीज और टेक्नीशियम, बाकी एलिमेंट्स जो डी ब्लॉक के हैं उनके कंपैरिजन में ज्यादा वोलेटाइल होंगे। क्यों? क्योंकि उनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या है? कम है। और ये आप सॉल्यूशंस वाले चैप्टर में पढ़ते हो क्लास, कि जो सब्सटेंसेस का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है उनका वेपर प्रेशर क्या होता है? ज्यादा होता है, और उनका वोलेटिलिटी भी क्या होता है? ज्यादा होता है। तो यहाँ पे आप ऐसा याद रख सकते हो कि जो वेपर प्रेशर है, सो दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर मैं बोलूं जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी, मैंगनीज, टेक्नीशियम
का बॉइलिंग पॉइंट कम है, मतलब उनका वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। और अगर सर वेपर प्रेशर ज्यादा है, इफ यू हैव अ हाई वेपर प्रेशर, दैट मीन्स द सब्सटेंसेस आर मोर वोलेटाइल, दे आर मोर वोलेटाइल। ओके, दे आर मोर वोलेटाइल, तो बाकी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो रहेंगे वो लेस वोलेटाइल होंगे। तो ये जो एलिमेंट्स है जिंक कैडमियम मर्क्यूरी वाले, जिंक कैडमियम मर्क्यूरी मैंगनीज और टेक्नीशियम वाले, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि दे हैव वेरी हाई वोलेटिलिटी, दे हैव वेरी हाई लो वेरी हाई वोलेटिलिटी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रुको, दे हैव वेरी हाई वोलेटिलिटी, हाई वोलेटिलिटी लिख देता हूँ मैं। वाई दे हैव वेरी हाई वोलेटिलिटी? बिकॉज उनका बॉइलिंग पॉइंट कम है और वेपर प्रेशर क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, वोलेटिलिटी। क्या ये क्लियर हुआ? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो चलो, लेट्स समराइज द एंटायर मेल्टिंग पॉइंट इन नेक्स्ट 2 minutes एंड देन वी वाइंड अप फॉर द डे। मेल्टिंग पॉइंट इज डायरेक्टली proportional to number of unpaired electrons in n-1d subshell, okay, plus ns electrons. It is directly proportional to atomic mass. It is directly proportional to close packing. फिर 3D 4D 5D में हमने ट्रेंड पढ़ा, ग्रुप वाइज ट्रेंड पढ़ा। मैंगनीज और टेक्नीशियम का एक्सेप्शनली लो मेल्टिंग पॉइंट क्यों होता है वो हमने पढ़ा, बिकॉज ऑफ द रीजंस जो यहाँ पे देखो मैंने हाईलाइट भी किया है। जो रीजंस मैंने आपको दिए, वो क्या रीजंस दिए? डी5 कॉन्फ़िगरेशन, हाईली स्टेबल बिकॉज ऑफ हाई एक्सचेंज एनर्जी, वीक मेटालिक बॉन्डिंग, लूज पैक स्ट्रक्चर, बराबर, ये हमने किया। ओके, फिर हमने कुछ एलिमेंट्स एग्जांपल्स लेके हमने मेल्टिंग पॉइंट्स को कंपेयर किया। फिर मैंने आपको एनसीईआरटी रीड करवाया। देखो एनसीईआरटी एक बार मैं आपको वापस बता देता हूँ। यहाँ पे देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए जो मैंने ऑलरेडी हाईलाइट किया हुआ है। ओके, देखो अगर आप देखो, पहला, द ट्रांजिशन मेटल्स विथ एक्सेप्शन ऑफ जिंक कैडमियम एंड मर्क्यूरी आर वेरी हार्ड एंड हैव लो वोलेटिलिटी। बोला ना अभी मैंने, बाकी डी ब्लॉक का लो वोलेटिलिटी रहता है। देखो, देयर बॉइलिंग पॉइंट्स आर आल्सो वेरी हाई, देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर वेरी हाई। फिर ये वाला पॉइंट देखो, द हाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दिस मेटल्स आर एट्रीब्यूटेड टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ, देखो मैं हाईलाइट भी करते जाता हूँ, दे आर एट्रीब्यूटेड टू व्हाट, देखो यहाँ पे, दे आर एट्रीब्यूटेड टू n-1 डी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स एंड एनएस इलेक्ट्रॉन्स। इसके अलावा मैंने आपको और दो ट्रेंड्स दिए, और दो कौन से ट्रेंड्स दे दिए मैंने आपको, वो एटॉमिक मास पे भी डिपेंड होगा और क्लोज पैकिंग वाले पे भी होगा। देखो ये जिंक कैडमियम मर्क्यूरी का लो मेल्टिंग पॉइंट, लो बॉइलिंग पॉइंट, हाई वोलेटिलिटी होगा। ओके, देखो, इन एनी रो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दिस मेटल्स राइज मैक्सिमम अप टू D5, वो किया हमने। फिर मैंगनीज और टेक्नीशियम में फॉल होता है। ओके, क्यों होता है वो रीजंस कहीं पे नहीं दिया है, बट मैंने आपको दे दिया, वही D5 कॉन्फ़िगरेशन, हायर एक्सचेंज एनर्जी, मोर स्टेबल, वीक मेटालिक बॉन्डिंग, लूज पैक स्ट्रक्चर। ओके, फिर वो लोग बोल रहे हैं कि द हायर एंथैल्पीज ऑफ एटोमाइजेशन विच आर शोन इन टेबल 8.2। तो अगर आप 8.2 का टेबल देखो, जो मेल्टिंग पॉइंट का डायग्राम है, जो मेल्टिंग पॉइंट का डायग्राम है ना क्लास, वही डायग्राम आप देखोगे यहाँ पर, ये देखो, वही डायग्राम है एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन का। देखो फटफट देखो, मैं 3D के लिए बता देता हूँ आपको। आप देखो, टाइटेनियम से क्रोमियम तक बढ़ेगा, देखो क्रोमियम तक बढ़ेगा, फिर ये मैंगनीज होगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे मैंगनीज होगा, सो दिस इज मैंगनीज एंड दिस विल बी क्रोमियम, this will be iron. So you have to say that sir, it is following the same trend, it is following the same trend as that of melting point। देखो सेम मेल्टिंग पॉइंट का ही ट्रेंड है पूरा, तो कुछ नया नहीं पढ़ रहे हम, कुछ नया नहीं पढ़ रहे हैं। क्लियर हुआ है ये? ओके, ओके, अब ऊपर जाके देख लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं, ये वाला देखो, ये देखो वो लोग क्या बोल रहे हैं कि ग्रेटर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रहेगा। अगर किसी में ग्रेटर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रहेगा तो उनका एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ज्यादा होगा, वही सब बताया। और फिर ग्रेटर एंथैल्पीज ऑफ एटोमाइजेशन सेकेंड और
थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का होता है एज कम्पेयर टू फर्स्ट वन। इसके लिए उनमें मेटल मेटल का बॉन्डिंग बहुत ज्यादा होगा। क्लियर हुआ है ये? ठीक है। तो ये आपको एकदम अच्छे से पता होना चाहिए। सो दिस इज द कंप्लीट ट्रेंड ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। इसमें मैंने सारे ट्रेंड्स कवर कर लिए। इसके अलावा आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। इफ यू डू दिस, इफ यू स्टडी एनसीईआरटी, अगर आप ये पॉइंट्स को नोट डाउन कर लोगे, नोट्स अच्छे से बनाओगे जो मैंने पेंट फाइल में लिखा हुआ है, देन देर इज नोबडी इन द वर्ल्ड हु कैन स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग गुड मार्क्स। आप चाहे पीवाईक्यू सॉल्व कर लो, कोई भी XYZ बुक सॉल्व कर लो। वन ऑफ द बेस्ट बुक्स फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज वीके जायसवाल। वीके जायसवाल के भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, मक्खन जैसा सॉल्व हो जाएगा। ओके, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कुछ हाई लेवल का सॉल्व कर रहे हो। ठीक है। चलो, व्हेन वी मीट इन द नेक्स्ट सेशन वी विल डू द अदर ट्रेंड्स। टिल देन टेक केयर, स्टडी वेल, एंड जय श्री कृष्णा क्लास।